हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट परीक्षा पे चर्चा फ्रॉम स्टार्क ब्रांडेड केमिस्ट्री फैकल्टीज। बेटा, हर नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी बहुत इजी लगता, उसके बाद हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बट ये टाइम पे 20-25 डेज स्पैन ऑफ टाइम पे केमिस्ट्री रिवीजन कैसा करना, केमिस्ट्री में मार्क्स कैसा बढ़ना चाहिए, सो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में क्या टेक्निक यूज करना चाहिए। बट ऐसा ज्यादा स्टूडेंट को छोटा छोटा ये प्रश्न माइंड में होता। बट आज ये चर्चा में हमारा स्टार्क केमिस्ट्री ब्रांडेड फैकल्टी स्टूडेंट्स का हर डाउट सॉल्व करने के लिए कोशिश करता, ये नीट परीक्षा पे चर्चा के लिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर स्टार्क क्लासेस नीट परीक्षा पे चर्चा। सर, केमिस्ट्रीमध्ये बिग डॅडी टेस्ट मध्ये आम्हाला स्कोर 120 प्लस असा येतो, परंतु फायनल टेस्ट मध्ये 150 प्लस कसं जायचं स्कोर प्लीज सांगा। यस, 180 टारगेट है तो थोड़ा और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता, बट इधर हमारा टास्क बहुत कम है, 150 मार्क्स। बेटा, केमिस्ट्री में हमको 3 पार्ट्स होता है। कभी भी हर स्टूडेंट हाईएस्ट वेटेज चैप्टर मीन्स जो चैप्टर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आता वो फोकस करना पड़ता। अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी इतना इजी हो गया कि रिड्यूस्ड सिलेबस का वजह से आप ओनली केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, पी ब्लैक, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स इनऑर्गेनिक में ओनली 4 चैप्टर्स तुम फोकस किया तो भी उसमें से 13 to 14 क्वेश्चंस आपको फाइनल नीट एग्जाम में चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, तुम फिजिकल केमिस्ट्री ले लो और ये बहुत इजी है। पूरा एंटायर केमिस्ट्री में 5 टॉपिक्स आप फोकस किया तो भी चलता। मीन्स अगर 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स 11th में 2 चैप्टर्स, 12th में सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओनली 5 चैप्टर्स। हर चैप्टर में तुमको एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस आता। मीन्स ये 5 चैप्टर्स में 13 क्वेश्चंस to 14 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है। फर्स्ट तुमको जीओसी में 4 क्वेश्चंस आने के चांस होता, हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चंस और एचडीए में मिनिमम 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये पूरा टॉपिक्स में लगभग 4-5 क्वेश्चंस आता। और अमाइंस में 1-2 क्वेश्चन आता, बायोमॉलिक्यूल्स में 1-2 क्वेश्चंस आता। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पार्ट 5 चैप्टर्स है, इसमें भी तुमको इजीली 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस होता। मींस 150 तुम टारगेट करने के लिए फर्स्ट तुम हाईएस्ट वेटेज इंपॉर्टेंट इजी चैप्टर्स उसी के ऊपर तुम फोकस करो बेटा, और उतना चैप्टर्स आप परफेक्टली थरोली रिवीजन करके तुम प्रिपेयर किया तो 150 प्लस स्कोर आना बहुत इजी है। सर, यावर्षी काही सिलेबस ॲडेड झालाय, काही सिलेबस रेड्यूस झालाय, तर त्यामध्ये ॲडेड सिलेबस करायला पाहिजे का नाही आणि रेड्युस्ड सिलेबस पण, आणि ॲडेड सिलेबसचा वेटेज किती आणि किती क्वेश्चन्स येऊ शकतात ते प्लीज सांगा। नाइस क्वेश्चन बेटा। एक्चुअली इस साल अगर आपने एडेड सिलेबस अगर आपने देखा उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड किया गया। एक्चुअली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या है, प्रैक्टिकल फिजिकल, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक। एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक तो प्रीवियसली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी नया इंट्रोड्यूस किया वाला में क्या है, प्रैक्टिकल फिजिकल एंड प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक। ये प्रैक्टिकल फिजिकल अगर आपने देखा उसमें ज़्यादा वेरिएंसेस मिलेगा कंपेयरिंग विथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये प्रैक्टिकल फिजिकल में मेनली आपको क्या मिलेगा बेटा, टाइट्रेशंस। तो टाइट्रेशंस में फिर वापस एसिड बेस टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस, इंडिकेटर्स, और उसके अलावा सम थर्मोडायनेमिक बेस्ड और थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स लाइक स्टैंडर्ड एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया गया। और उसके साथ साथ जैसे प्रीवियसली रिड्यूस्ड सिलेबस में रहने वाला सरफेस केमिस्ट्री का सॉल्ट प्रिपरेशन, मतलब लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट प्रिपरेशन भी रखा गया सिलेबस में, नया ऐड किया गया। अभी देखो बेटे, इसका प्रिपरेशन के लिए आपको रेफरेंस चाहिए तो अभी ये पहले साल इंट्रोड्यूस होने की वजह से हम जनरली रेफरेंस जेई मेंस का लेता है। एंड जेई मेंस हम जस्ट रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि जेई मेंस में जितना कंटेंट है उतना कंटेंट नहीं है, उससे रिड्यूस्ड कंटेंट हमारा नीट में दिया गया। एंड अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा, मतलब प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक, उसमें क्वालिटेटिव कैटियन एनालिसिस, एनियनिक एनालिसिस दिया, वो भी
सम पर्टिकुलर कैटियंस एंड सब पर्टिकुलर एनियंस, वही फॉलो करना। उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया वही फॉलो करना। ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास में दिया गया मटेरियल और आपका डीपीपीस और काफ़ी है, वो इनफ है आपका पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपने रिड्यूस सिलेबस देखा, वो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर आप फोकस करने का जरूरत नहीं है, उससे आने का चांस ही नहीं है। सो जो सिलेबस ने एनटीए ने रिड्यूस किया उसके ऊपर कोई भी फोकस देने का जरूरत नहीं। नो नीड टू अटेम्प्ट एट ऑल। सर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क आते हैं और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो कैसे मार्क बढ़ाना चाहिए, कोई सजेस्ट? हाँ देखो, पहले तुमको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऊपर नीचे हो रहा है बोल रहे। इसके लिए पहले क्या करना है, हमको हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारा रिएजेंट्स हमको कवर हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कवर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कवर होता है, पूरा रिएजेंट्स आपको कवर होना चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद जो भी नेम्ड रिएक्शन है, एनसीईआरटी में 32 नेम्ड रिएक्शन है, पूरा नेम्ड रिएक्शन तुमको फिंगर टिप में होना चाहिए। जैसे ऑल्डोल कंडेंसेशन बोलो तो क्या है, कैनजेरो रिएक्शन क्या है, इटार्स रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, एवरीडे रिवाइज होना चाहिए। तब तुमको परफेक्शन के साथ क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन देखा तो 3 ऑप्शन तुमको क्लियरली पता चलता है ये आंसर नहीं है, क्लियरली पता चलता है ये 4th ऑप्शन तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। और तुम दूसरा क्वेश्चन पूछा तो मार्क्स कैसे बढ़ाना है। देखो, मार्क्स बढ़ाने के लिए पहले हमको क्लासिफिकेशन है। देखो जीओसी में देखो तो जीओसी में एनसीईआरटी में क्लास 11th में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल के एक चैप्टर है। उसमें क्या है, नॉमेनक्लेचर कवर होता है, आइसोमेरिज्म कवर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कवर होता है और सेपरेशन टेक्निक्स कवर होता है। ये सब करने से तुमको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस कवर होता है। उसके बाद नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से कवर करना है और आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर कवर करना है। बायोमॉलिक्यूल्स में सब टॉपिक वाइज कवर करना है। एक बार विटामिन से क्वेश्चन पूछता है, एक बार अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछता है। सो हर टॉपिक हमको अच्छे से कवर करना है और मेन फोकस तुमको जो तुमने क्वेश्चन पूछा है इसके लिए मेन तुमको क्या प्रैक्टिस करना है, नेम्ड रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स अच्छे से तुमको याद करना है। एवरी 3 दिन का एक बार तुमको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। सर मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा, पर इस टाइम पर सर केमिस्ट्री को कितना टाइम दूं और कैसे रिवीजन करूं सर? गुड क्वेश्चन बेटा। अभी देखो, आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। अब हर दिन जो आपको प्रैक्टिस करना है 12 घंटा, इसमें जो केमिस्ट्री का मिलता है 4 घंटे, ठीक है। इस 4 घंटे को डिवाइड करेंगे 2 आवर्स 2 आवर्स। इस पे पहले 2 आवर्स पर क्या करना है, या दूसरा 2 आवर्स पर फिजिकल एक चैप्टर, पहला 2 आवर्स, बाद में इनऑर्गेनिक कर सकते हो, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर सकते हो, या फिजिकल ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हो, कैसे भी जब आपका मर्जी है उसे सेलेक्ट करना है। 2 अलग अलग केमिस्ट्री का चैप्टर्स लेना पड़ेगा, ताकि क्या होता है, माइंड अच्छा खासा रिफ्रेशमेंट पर सब समझ में आएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरा क्या है, आपको जब ये रिवीजन करना है उस समय पर क्या है, अभी बहुत कम समय है। इस कम समय पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन, जो हमने प्रोवाइड किया है, स्टार्क आपका द्रोणा पर अपलोड किया है, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन पर लेके जाना है। मान लो भाई इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मतलब माइंड मैप हमने दिया है, ट्रेंड्स आप फॉलो कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा खासा प्रिपरेशन करना। फिजिकल है तो फॉर्मूला शीट हमने प्रोवाइड किया आपको। ये फॉर्मूला शीट आपको क्या करना, हर एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूला पर 1-2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट्स, जो मतलब एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। जो अच्छा खासा प्रिपरेशन पर लेके जाने के लिए शॉर्ट नोट्स, डीपीपी, मेमोरी मैप, ये सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर फिजिकल, ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक मध्ये मला थोडंसं फिजिकल केमिस्ट्री कन्फ्युजन वाटतंय, तर त्यामध्ये चांगला स्कोर करण्यासाठी मी काय? तो फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो इट इज लगता है कि फिजिक्स का रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स को थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री को ऊपर थोड़ा डिफिकल्टी फीलिंग आता। बट एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री आपको 15 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आता, बट ये 15 क्वेश्चन में 15 का 15 न्यूमेरिकल नहीं आता, याद रखो। तुमको न्यूमेरिकल आता 5 to 6 क्वेश्चंस, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता। मीन्स जब फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम परफेक्ट करना है तो एक चैप्टर में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लगभग आपको 14 to 15 फॉर्मूलास होता, उसमें से ज्यादा नहीं है।
मीन्स अगर केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन आना है तो वो फार्मूला से आना चाहिए। सो फिजिकल केमिस्ट्री को तुम क्या करना, हर चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला शीट रेडी करना चाहिए। ऑलरेडी मैं प्रोवाइड किया तुमको। सो वो फार्मूला शीट एक बार रिवाइज करो। सो उसी का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही आता। और याद रखना, नीट एग्जाम में लेंथी क्वेश्चंस, ऐसा मल्टी स्टेप कैलकुलेटेड क्वेश्चंस नहीं आता। आप पीवाईक्यू ऑब्जर्व किया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व किया तो भी समझ में होता। थोड़ा डायरेक्टिव फार्मूला और फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, इजी क्वेश्चंस आता। सो उसके लिए फर्स्ट तुम फार्मूलास बाय हार्ट करना पड़ता और फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना पड़ता। और दूसरा पॉइंट यही होता है कि थियरिटिकल क्वेश्चंस। बेटा आप थियरिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होने के चांसेस होता। बट फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाने टाइम पे आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर में एक टेबल दिया, उसका नीचे तुमको कॉन्सेप्ट दिया और उसका नीचे डेफिनेशन दिया और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हर टॉपिक में एक 10 पॉइंट्स तक दिया। जो पॉइंट्स 10 पॉइंट में तुमको लिख के दिया, याद रखो वो थियरिटिकल क्वेश्चंस तुमको डायरेक्टली थियरिटिकल क्वेश्चंस वही बनता। मींस जो रनिंग नोट्स में जो थ्योरी दिया, वो थ्योरी अच्छी तरह से रिवाइज करो और तुम्हारा रनिंग नोट्स में जो फार्मूलास में लिख के दिया वो फार्मूलास का रिलेटेड क्वेश्चंस तुम सॉल्व किया तो फिजिकल केमिस्ट्री में इजीली 15 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकता। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेमोराइज कैसे करें? देखो बेटा, अगर आपने इनऑर्गेनिक का टॉपिक्स कंसिडर किया तो रिड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स, अगर रिड्यूस्ड सिलेबस अगर आपने कंसिडर किया, उसमें ज़्यादा फैक्चुअल थिंग्स है और ज़्यादा बाय हार्टिंग थिंग्स है। लेकिन अभी जो सिलेबस रखा गया इनऑर्गेनिक में वो मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड है एंड उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने का एरिया ये है कि ट्रेंड्स, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड्स है। तो आपको ज़्यादातर इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन सबको पी ब्लॉक में भी रहेगा। तो पी ब्लॉक में सिलेबस रिड्यूस करने के बाद भी जो कॉन्सेप्ट रहा वही है, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी और उसका फैक्चुअल एप्लीकेशंस भी लिटिल अमाउंट में इनसेट में जो रखा। ये इनऑर्गेनिक का ये ट्रेंड्स, इनका रेगुलर इंटरवल्स में उनका रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब हर दिन एक आधा घंटा टाइम तो देना पड़ेगा। और मेरा सजेशन है कि ट्राई टू स्टडी और ट्राई टू फॉलो इनऑर्गेनिक एज क्लोज टू द एग्जाम। वाई? बिकॉज एग्जाम के नज़दीक के टाइम पे पढ़ने से वो ज़्यादा याद रहने का चांसेस रहते, इसलिए इट्स बेटर सजेशन टू फॉलो। सर जब मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करता हूँ तो टेक्स्ट बुक में इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम्पल्स होते हैं और बैक साइड जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करना जरूरी है क्या? देखो, गुड क्वेश्चन है। जब भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहले नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एनसीईआरटी बैक साइड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ये सब डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व किया वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करके तुमको प्रीवियस ईयर में मिलता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम कौन सा भी रेफरेंस बुक अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तुमसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डेफिनेटली तुमको करना है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, डेफिनेटली एनसीईआरटी बैक साइड एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस डेफिनेटली तुमको सॉल्व करना चाहिए। अभी बिग डैडी में जो हमारा 4th राउंड चल रहा है उसमें अभी से होल कवर पे पूरा पेपर चलने आ रहा है सर। उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अभी जो केमिस्ट्री के पेपर में मैं 1 घंटा में पूरा मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे मैं उसके फोकस करूँ और मैं इस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए मेरे को? ठीक है, देखो अभी ये डाउट है, जो मतलब सब स्टूडेंट्स का डाउट है ये, ठीक है। आपके पास 3 hours 20 minutes है। पहला 1 hour 20 minutes आप बायोलॉजी को प्रोवाइड कर दो, ठीक है, और बाकी 1 hour फिजिक्स, 1 hour केमिस्ट्री। इस पर जो 1 hour केमिस्ट्री का है शुरू करना है आपको 51 से, मतलब आपका मर्जी 100 से भी कुछ लोग कर सकते हैं, मना नहीं है। 51 से करो या 100 से करो, पहला 35-40 मिनट्स का अंदर हर एक क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है,
हो सकता है आप 51 से शुरू किया, 98, 99, 100 आपको मार्क्स देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कोई एक क्वेश्चन लेकर लड़ रहे हो, ठीक है। ऐसे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपको लगता है 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, आपको लगता है असर्शन एंड रीजनिंग पर कंफ्यूजन है, आपको क्या करना है, तुरंत राउंड ऑफ करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। किसी एक क्वेश्चन को आप लड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। 54, 55 ऐसे सीक्वेंस पर चले जाओ। पहला राउंड खत्म करो 40 मिनट्स पर, और दूसरा राउंड 10 मिनट है। ये 10 मिनट पर जो क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन कुछ हो सकता है, मैच द फॉलोइंग थोड़ा टाइम देना है, हो जाएगा। ये 10 मिनट उस क्वेश्चंस को देना है। जो आखिरी 10 मिनट है, बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत डिफिकल्टी है, लेवल ज्यादा है, ठीक है, 6-7 लाइन्स है, कंफ्यूजन है, ब्रिजड क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आप लास्ट 10 मिनट दे दो बच्चों। नहीं है तो नहीं सॉल्व हो रहे, नेगेटिव नहीं लाना है, छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन। सर जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसमें मैं टेस्ट दे रही हूँ, तो उसमें मेरा स्कोर 600 तक आ रहा है, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से केमिस्ट्री में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट देखने के बाद वो घर घर जाने के बाद एनालिसिस हो रहा है कि वो मुझे आता था लेकिन वो मेरे से नहीं हो पाया। तो मैं केमिस्ट्री में और बाकी सब्जेक्ट में कैसे इंप्रूव करूँ? सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है, तो उसके बारे में बताओ। अरे ये तुम्हारा अकेला स्टूडेंट को नहीं है, ये हर नीट एस्पिरेंट्स का ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है। सर सिली मिस्टेक देखो, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ प्रिपरेशन मीन्स इनपरफेक्शन स्टडी बोलता, और ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, और कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, और कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट ऑप्शन रीड करके लगता है कि मेरे को ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ही है, बट नेक्स्ट ऑप्शन भी रीड नहीं करता। बट ये जनरली हर स्टूडेंट माइंडसेट ऐसा होता है कि एग्जाम का प्रेशर ऑटोमेटिकली होता। एग्जाम प्रेशर में बच्चों ऐसा कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन में सॉल्व करना, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे वो हड़ाबड़ी में पूरा 4 ऑप्शंस रीड करने में प्रॉब्लम आता, पूरा क्वेश्चन रीड करके अंडरस्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम आता। सो ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से समझ में नहीं होने की वजह से, पूरा ऑप्शंस रीड करने की वजह से, और कैलकुलेशंस में क्या होता, बच्चों फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता, इनपुट डालता और कैलकुलेट करता, बट जल्दी जल्दी सॉल्व करने टाइम पे थोड़ा डेसिमल पॉइंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक होता। इसका वजह से ये सिली मिस्टेक्स बहुत होता हर नीट एस्पिरेंट्स को। पर ये सिली मिस्टेक तुम अवॉइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिग डैडी टेस्ट सीरीज में अभी तक 110 एग्जाम्स हो गया, 110 एग्जाम्स हो गया, और आगे का और एक 10 ग्रैंड टेस्ट बाकी है हमारे एग्जाम में। बट हर एग्जाम में तुमको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आपका काम फर्स्ट, यू हैव टू thoroughly read the question, you have to understand the question। और 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन पक्का रीड करो, बाद में जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना। कैलकुलेशन में ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट प्रॉपर टाइम देना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम पे कैलकुलेशंस अच्छी तरह से करो। नेक्स्ट, एवरी क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद तुम घर को जाके जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करता, जो एनालिसिस करने टाइम पे जो मिस्टेक्स तुम ऑब्जर्व किया, वो मिस्टेक्स अच्छे तरह से एक नोटबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो क्वेश्चन का वो मिस्टेक्स है नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले 20 मिस्टेक्स हो गया, बट धीरे 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 नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम होना चाहिए। बट ऐसा किया तो बेटा अब तुमको फाइनल नीट एग्जाम में नंबर ऑफ मिस्टेक्स बहुत 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 कम होता और 0 होता। और एक अच्छे डायलॉग है बेटा, मिस्टेक इज नॉट ए मिस्टेक, इट इज वेरी कॉमन। अभी हर चीज, हर आदमी मिस्टेक गलती करता, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक इज ए बिग मिस्टेक। बेटा गलती मानो, गलती एक्सेप्ट करो और गलती को सुधार करो, ठीक है ना। सर पेपर सोडवताना आधी कोणता सोडवा, फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो, त्याच्यावर तुम्ही सजेशन द्या। बट इसके लिए कुछ फिक्स्ड ऑर्डर ऐसे कुछ नहीं है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कंफर्ट लेवल्स। अगर आपको केमिस्ट्री में कंफर्ट लगा तो इनिशियली केमिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं, अगर बायोलॉजी में लगा तो बायोलॉजी से शुरू कर सकते हैं। तो जनरली नीट एस्पिरेंट
ये फॉलो करेगा पहले बायोलॉजी, नेक्स्ट केमिस्ट्री, नेक्स्ट फिजिक्स। तो जनरली ये आइडियल ट्रेंड है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से फिजिक्स लास्ट में रखना अच्छी बात है। एंड बट केमिस्ट्री अगर आपने दे रहा है तो पूरा 1 आवर केमिस्ट्री के लिए देना है। अगर 1 आवर के पहले खत्म हुआ तो भी रिमेनिंग टाइम पे एक बार रिविजन करने के लिए यूज करना है। अभी स्टार्क ने जो मॉडल दिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो पूरे क्वेश्चन अभी अभी आपने तो क्लास में सॉल्व करके ही लिए, वो सॉल्व करने के बाद पूरे सारे मॉडल के क्वेश्चन लगाने के बाद बाहर के मटेरियल के भी क्वेश्चन किए, इतना सारा करके नेट के PYQ के क्वेश्चन करने जरूरी है क्या? पहले अगर मान लो हम अलग अलग पब्लिकेशंस होता है, अरिहंत पब्लिकेशन होता है, MTG रहता है, अरिहंत में 200 क्वेश्चन है, MTG में 200 क्वेश्चन है। ये सब होने के बाद भी तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ना, तुम्हारा डाउट। देखो, पहले अलग अलग मटेरियल्स करने से पहले हमारा स्टॉक मटेरियल तुमको पहले अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि स्टॉक मटेरियल में हमने ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किया पूरा NCERT बेस्ड, NCERT इन टेक्स्ट, NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूरा कवर करने के टाइप हमने क्वेश्चन डिजाइन किया है। वो सब करने के बाद हमने लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने 400-500 क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन इसमें कौन सा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आता है, तुमको एक डाउट होता है। देखो, जब भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में मान लो 50 क्वेश्चन है, इस 50 क्वेश्चन में रिपीटेडली क्वेश्चन जो आता है 7-8 कॉन्सेप्ट से आता है। मान लो हम आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लिया तो रिपीटेडली हाल्डाल कंडेंसेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, रोजनमंड्स रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है, इटार्ड्स में ऊपर क्वेश्चन आया है। सो तुमको पता चलता है अरे रोजनमंड्स रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 4 बार क्वेश्चन आया है। सो डेफिनेटली इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको ये एक्सपेक्ट मत करो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले दिया है वही क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तुमको उससे पता चलता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से तुमको कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर चैप्टर में तुमको कहाँ फोकस करना है। ठीक है, अभी मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, पर कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे बचे हैं कि जो अभी रह गए, मतलब थोड़ा 1-2 फॉर्मूला डाउट है मेरे को, 1-2 कंसेप्ट डाउट है। तो मैं सोच रहा हूँ बाबू मेरे को ज़्यादा टच करना चाहिए या थोड़ा बहुत रिवीजन करके छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। बहुत बच्चों का ऐसे रहता है, एक आधा चैप्टर अभी बाकी है, उस पर फोकस करना नहीं करना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट पर। अभी इस समय पर आपको क्या करना है, वो चैप्टर को बिल्कुल छोड़ना मेरा सजेशन है। क्योंकि अभी देखो, जो आपके पास जो भी बाकी चैप्टर्स है उसका आपको अच्छा खासा प्रिपेयर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन वो समय आप उसका निकाल के इसको जो नहीं होता है उस पर फोकस किया तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, वो चैप्टर बिल्कुल टच ही मत करना है। सर, ये नीट परीक्षा पे चर्चा का द्वारा हमको ऐसा लगता है कि हम चारों आपको मन पे जो भी डाउट्स है वो पूरा डाउट्स हम क्लियर करवा के ले लिया। इसके बाद भी आपको जो भी डाउट्स है आप आराम से हमारा स्टार्क केमिस्ट्री ब्रांडेड फैकल्टीज का पास आके 1-to-1 इंटरेक्ट करके आपका डाउट सॉल्व कर सकता। ओके, स्टार्क PCMB, परफेक्ट PCMB।